फाइनली वेलकम टू पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। फिर सुनो, एक रोड मैप जो तुम्हारा पूरा 95 प्लस लाना है अकाउंटेंसी में। तो सुनो, ये वही रोड मैप है जिससे मैं पढ़ती थी और मैं बन गई अपने। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तुम्हारे टोटल 3 लेवल्स आते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। सबसे पहला वाला है तुम्हारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। दूसरा तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारे हर तरह के मैनेजर, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रॉफिट मैनेजर, हर तरह का तुम्हारा मैनेजमेंट आ जाएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। और थर्ड तुम्हारा आ जाता है लोअर लेवल मैनेजर्स, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, या तुम लोग इसको बोल सकते हो सुपरवाइजरी लेवल भी। इसमें तुम्हारा सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क्स, ये लोग आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 तरह का लेवल्स है, ठीक है। अब हम लोग इस लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारा आ जाएंगे चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, ये सारे लोग तुम्हारा टॉप लेवल मैनेजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर्स होता क्या है मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाती हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। टॉप लेवल मैनेजर वो होता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए काम करता है। टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और पॉलिसीज फ्रेम करे, ठीक है। वो ये देखे कि मिडिल लेवल को क्या काम करना और क्या नहीं, मिडिल लेवल के लिए रूल बनाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टॉप लेवल का काम होता है। अब चलो हम लोग टॉप लेवल का फंक्शंस डायरेक्टली देखेंगे कि टॉप लेवल का आखिरकार फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फॉर्मुलेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाता है। फ्रेम्स प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं कि हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अचीव करेंगे। तीसरा, ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स एट द मिडिल लेवल। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज जो कि मिडिल लेवल को परफॉर्म करना है। थर्ड तुम्हारा आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए होता है, मतलब टॉप लेवल के ऊपर ही बर्डन होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ देखना है। तुम्हारा फिफ्थ आ जाता है अरेंजेस फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी खर्चा लगेगा वो टॉप लेवल का काम होता है। नाउ अब तुम यहाँ पे ये चीज देखोगे, तुम एग्जाम में अगर तुमको 3 सबसे स्टार फंक्शंस लिखकर आने, तो पहला तो तुम ये ऑब्जेक्टिव्स वाला लिखोगे। सबसे पहला तो तुम ये ऑब्जेक्टिव वाला लिख करके आओगे। दूसरा तुम ये प्लान्स और पॉलिसीज लिख करके आओगे। और तीसरा तुम सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ लिख करके आओगे, ठीक है। ये 3 सबसे अच्छे पॉइंट्स है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें इसमें तुम्हारा होता क्या क्या है, तो मैंने तुम्हें बता दिया चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग तुम्हारे टॉप लेवल पे आ जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आखिर होता कौन कौन है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तुम्हारे मिडिल लेवल के मैनेजर, सारे तरह के मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन हेड मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो तुम्हारा, हर तरह का मैनेजर मिडिल लेवल में आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में मैनेजर दिया रहना और बोल रहा है कि इन विच लेवल दिस विल कम, तो मैनेजर हमेशा तुम्हारा मिडिल लेवल पे ही आएगा, ठीक है। चलो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट comprises department heads, branch managers and divisional heads. Responsibility is to execute the plans and policies framed by top level management. They are the ones who connect with the lower level management and instruct, guide and motivate them to reach the goal. देखो, मिडिल लेवल मैनेजर एक लिंक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच, क्योंकि ये बीच में काम करता है। ये टॉप लेवल से सारा ऑर्डर्स लेता है और लोअर लेवल को सारा ऑर्डर्स पास करता है। इसमें तुम्हारा डिवीजन हेड्स, मैनेजर्स, ये सारा लोग आ जाता है, ठीक है। अगर तुम इसका फंक्शंस देखो तो ये इंटरप्रेट करता है पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, ये इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल है या नहीं, अपने डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज बांटता है। रिक्रूट सेलेक्ट्स एम्प्लॉय फॉर द रिस्ट्रिक्टिव डिपार्टमेंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंश्योर करता है कि नेसेसरी पर्सनल्स मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉय जरूरी है या नहीं है, ठीक है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को और कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को, और सारा इंस्ट्रक्शंस भी पास करता है टॉप लेवल का लोअर लेवल को। तो एक लिंक की तरह काम करता है। इसमें तुम्हारा देखो क्या क्या आ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, HR मैनेजर, देखो हर तरह का मैनेजर है, डिविजनल, एग्जीक्यूटिव, प्लांट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रीजनल, हर तरह का मैनेजर तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। नाउ तुम्हारा आ जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटरैक्ट करता है एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते कौन कौन है। लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑफिस मैनेजर्स एटसेट्रा. Their responsibility is to implementation of the work and policies under the guidance of middle level management. They also bring
They also bring employees or workers' grievances to the knowledge of middle level management and maintain discipline among the workers. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट सारा वो काम करता है जो इनको मिडिल लेवल और टॉप लेवल बताता है. और फिर लोअर लेवल, अगर लोअर लेवल डिपार्टमेंट में अगर किसी भी एक एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है, उनका कोई ग्रीवियंस है, तो वो जाकर के मिडिल लेवल को उसका कंप्लेन फाइल करता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है. ये सबसे ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये इंटरैक्ट करता है एक्चुअल वर्कफोर्स के बीच में. ठीक है, अब ये इसका फंक्शन क्या क्या है वो देख लो. पासिस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया, वो प्रॉब्लम्स वगैरह मिडिल लेवल को बता देता है कि लोअर लेवल के वर्कर्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है. मेंटेन्स प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशंस. देखता है कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशंस है, नहीं सेफ्टी इंश्योर करता है, मिनिमाइज करता है वेस्टेज को. ये सारा चीज़ लोअर लेवल ध्यान देता है. इंश्योर सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरमेंट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया. हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजर्स इन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स. और मिडिल लेवल को हेल्प करता है कि कैसे टाइप के वर्कर जरूरी है, किनको प्रमोशन का जरूरत है. ये सारा चीज़ लोअर लेवल ध्यान देता है. ठीक है, और कम्युनिकेट करता है वर्कर्स के साथ, वो लोग को सजेशंस, फीडबैक्स, ये सब में भी लोअर लेवल का हाथ होता है. नाउ डेवलप करता है टीम स्पिरिट भी, और वो लोग का मोराल को भी बूस्ट करता है तुम्हारा लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ इसका तुम्हारा एग्जांपल्स में आ जाएगा सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, क्लर्क, ऑफिस सेक्शन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स. ये लोग तुम्हारा इसमें आ जाता है लोअर लेवल में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आपके टोटल 5 फंक्शन है मैनेजमेंट में, जिसको आपको थरोली अच्छे से पढ़ना है. तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपके क्या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट में. आपका सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, आपका दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, आपका तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, आपका चौथा फंक्शन है डायरेक्टिंग, और पांचवा फंक्शन है कंट्रोलिंग. प्लानिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग इज अ process of setting goals and objectives and formulating a strategy and an action plan to achieve them. Planning helps you know that when the work should be done, when, where and how. Planning आपको बताता है आपका काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा और कौन करेगा. ठीक है, सो प्लानिंग का काम है एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और उसके बाद ये स्ट्रैटेजीज बनाना कि हम लोग वो काम को कैसे अचीव करेंगे. सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स. इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑफ द सेम. ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है यहाँ पे हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशन बनाते हैं कि कैसे आप एक रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे और फिर कैसे आप उसका पूरा काम को कंप्लीट करोगे एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देता है ऑर्गेनाइजिंग में, आप ये सीखोगे. स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब. एक काम के लिए कितना सही आदमी चाहिए ये आपको स्टाफिंग बताता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग रेफर्स टू गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. गाइडिंग में आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हो कि काम ऐसे करना है, ये काम सही हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है. सो दिस इज व्हाट गाइडिंग इज. डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल हायरार्की टू द बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की. हमेशा टॉप लेवल गाइड करेगी कि लोअर लेवल को क्या करना है. दिस इज व्हाट कॉल्ड इज डायरेक्टिंग. नाउ आपका फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क विद द प्लान्ड वर्क. आपका काम क्या हुआ है और क्या आपका ये काम प्लानिंग के हिसाब से. मैंने प्लान किया था कि मुझे 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या आज मुझे 10 लाख का प्रॉफिट रिसीव हुआ, और अगर उस बीच में कोई डेविएशन आया तो कंट्रोलिंग उसको हेल्प करते हैं कि कैसे ये डेविएशन को हम लोग मिनिमाइज करें या जड़ से खत्म करें. ठीक है, नाउ वील सी कि हम लोग का कोऑर्डिनेशन क्या होता है. वन ऑफ द स्टार टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है गाइज. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ो. सो कोऑर्डिनेशन में आप प्लीज यहाँ पे जल्दी से स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो मैनेजमेंट में केओस आएगा, मैनेजमेंट में लड़ाई झगड़ा होंगी, मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, दो लोग के बीच में बनेगी नहीं, बात नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, एंड दैट इज व्हाई वी से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज, ये वर्ड देखो आपको ये हमेशा अपने आंसर्स में लिखना है, ऑल द 5 फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिट टू ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है वेरियस एक्टिविटीज को, वेरियस फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को. और कोऑर्डिनेशन इम्प्लिसिट है, मतलब कोऑर्डिनेशन को कभी कोई भी हटा नहीं सकता, एंड इनहेरिट है सारे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के. हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब समझ लो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन से बंधा हुआ. इट इज इनहेरिट, इट इज इम्प्लिसिट. ठीक है, without coordination there are chances of overlapping, duplication, delays and chaos in the work.
The function of coordination starts from planning function itself. Coordination thus synchronizes the different efforts and activities of various units of the organization. तो अगर coordination नहीं होगा तो chaos होगा, overlapping होगा, duplication of work होगा, mismanagement होगा. So coordination is called as essence of management, and coordination is a process of synchronizing different activities in different departments. The way manager synchronizes activities in different departments is called as coordination. ठीक है. Now characteristics of coordination क्या होते हैं? आपको characteristics से क्वेश्चन दे सकता है. चांसेस होते हैं कि आपकी 3 मार्कर केस स्टडी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछा जाए, तो आप इसमें 3 मार्क लिख सकते हो. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. ठीक है. कोऑर्डिनेशन भी तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है या इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा ना मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस से मिलता जुलता है. तो अगर तुम सेम आंसर्स भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे. इसीलिए डरना नहीं है कि भैया इतने सारे इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद करोगे, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. Now, coordination integrates group effort. Coordination integrates group efforts and ensure that the performance of organization is as per the set standard. एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है और कोऑर्डिनेशन ये देखता है कि पूरे इंडिविजुअल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने इंडिविजुअल है वो लोग ग्रुप में काम करके वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरे कर रहे हैं. ठीक है. तो ये तुमने ग्रुप गोल्स में भी पढ़ा, तो सिमिलर चीज तुम इसमें भी लिख करके आओगे, बस इसमें कोऑर्डिनेशन का एक वर्ड जुड़ जाएगा. ठीक है. Now, coordination ensures unity of action. ये जरूरी है. देखो, coordination is a force which binds the various departments and ensures that all the efforts are directed towards achieving the organizational goals. Coordination क्या करता है? सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक बाइंडिंग फोर्स की तरह बाइंड करता है और ये देखता है कि जितना भी एफर्ट है वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की टुवर्ड्स डायरेक्ट किया जा रहा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है. कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हमेशा चलते रहेगा. कोऑर्डिनेशन इज अ continuous and never ending process. It is required from beginning to end at all levels of management as well as in all the functions of the organization. हमेशा coordination चलते रहेगा सारे levels of management में, top, lower, middle, सारे जगह पे coordination चलेगा और सारे functions में coordination होना जरूरी है. चाहे planning हो, organizing हो, staffing हो, directing हो, controlling हो, तो वो coordination एक continuous process है, कभी भी खत्म नहीं होगा. Now, next comes coordination is the responsibility of all managers. Coordination हर एक manager का responsibility है. Top level को coordinate करना है middle level के साथ, middle level को कोऑर्डिनेट करना है लोअर लेवल और टॉप लेवल दोनों के साथ, और लोअर लेवल को कोऑर्डिनेट करना है मिडिल लेवल के साथ. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सारे मैनेजर का. बिना कोऑर्डिनेट के कोई भी मैनेजर कभी भी काम नहीं कर सकता और एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ केओस होगा. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है. मैनेजमेंट डेलिबरेटली नीड्स टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. Coordination cannot be established by itself, rather it is a deliberate and conscious effort on part of every manager. एक coordination अपने से नहीं आ जाते. coordination एक deliberate function है. coordination लाया जाता है. स्कूल में अगर बच्चों को नहीं बोलो कि लाइन में चलो तो क्या वो चलेंगे? नहीं. उसको deliberately बच्चों को बताया जाता है कि आपको लाइन में चलना है. So this is what coordination is called as a deliberate function. उसको बताया जाता है conscious manner में कि हाँ आपको ये करना है, coordination को ऐसे follow करना है. तो हर एक मैनेजर को deliberately coordination अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना पड़ता है. वो हमेशा खुद से नहीं हो जाता है, उसको करना पड़ता है. ठीक है. चलो, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर, कितना छोटा कितना बड़ा, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, या फर्नीचर मेकिंग है या तो फिर एक आईटी कंपनी है, हर जगह कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. वो परवेसिव है और वो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं, वेदर टॉप, वेदर मिडिल और वेदर लोअर. तो कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, चलो हम लोग पढ़ेंगे. नाउ देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है. सबसे पहला ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज क्या बोल रहा है समझो. कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जाहिर सा बात है, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ. इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को कोऑर्डिनेशन दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है, हार्मोनाइज करता है. द रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद इट. ठीक है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ पीपल हम लोग एम्प्लॉय किए वो भी इंक्रीज होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी होगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना होगा. इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इन साइज. नाउ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझो. द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग, बट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू लिंक द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स के काम को एक साथ लिंक करता है और ये देखता है कि हर काम, हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए भी वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करे और डिपार्टमेंट्स के बीच में कभी भी केओस नहीं
हुए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नाउ स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स करता है ऑल स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज इनटू अ कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये जो स्पेशलिस्ट लोग का काम होता है उसको इंटीग्रेट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। हर एक स्पेशलिस्ट को अपने फील्ड में कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला जाता है, ताकि दो अलग अलग स्पेशलिस्ट के बीच में कभी भी केओस नहीं हो, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, स्पेशलिस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, स्पेशलिस्ट के एक्टिविटीज को एक कलेक्टिव एफर्ट में जोड़ता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से एनसीईआरटी बुक से लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक दो वर्ड है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट वर्ड आपको स्पेशलाइजेशन में लिख करके आना है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में आपको देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो लिख के आना पड़ेगा। ग्रोथ इन साइज में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है तो उसके एम्प्लॉय भी बढ़ेंगे, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा कॉपी में आप फ्लो चार्ट ऐसा बना करके आओगे, एग्जाम में भी आप फ्लो चार्ट बना के आओगे। एग्जामिनर इंप्रेस होता है जब भी तुम्हें फंक्शंस या कोई भी ऐसा फीचर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो बस ऐसे कुछ बादल वादल बना करके ऐसे एरो वैरो दे करके उसमें तुम लिख करके आ जाओगे कि हाँ दीज आर द फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। सो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है आज का, कल बनाएंगे केस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर की। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले हम लोग कम से कम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं जून के रोड मैप के अकॉर्डिंगली, तो हम लोग का बिजनेस एनवायरमेंट तक हो जाएगा। फिर हम लोग कलेक्टिवली एक दिन में 40-50 केस स्टडीज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे क्या होगा कि रोड मैप के हिसाब से भी हम लोग चलेंगे और आपका क्लासेस भी अच्छा होते रहेगा। अभी तक अगर रोड मैप नहीं परचेज किया है तो प्लीज कर लो, 49 रुपीज में आपको पूरा दिसंबर तक का प्लान दे दिया जाएगा बीएसटी का, कि कैसे आप दिसंबर में अपना स्ट्रैटेजिकली सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अपने प्री बोर्ड्स तक, और बोर्ड्स में तो बिल्कुल टेंशन फ्री, बस रिवाइज करते रहना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में भी मुझे बताना कि क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कंटिन्यू करो। पीएचई, पेंटिंग, अकाउंटेंसी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट में आपको मुझे बताना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।